हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमने आर्मी जीडी का मॉडल पेपर शुरू किया है, उसका पहला पार्ट है ये। ठीक है, तो इसमें गारंटी रहेगी कि आपको पेपर में जितने मैं बताते जाऊंगा मॉडल पेपर आपका वहीं से पेपर बनेगा, और जितनी चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा सिर्फ वहीं से पेपर बनेगा, पेपर बाहर से नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए आपको मैं हर एक क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताऊंगा। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया ना, उससे मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताऊंगा। आपको उसको वीडियो को रोक करके नोट करना है, क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि उसमें से और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी और आपका भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट रे। बीटा रे, गामा, एक्स रे या तो फिर अल्फा रे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब अल्फा रे जो होती है वो हमारी सबसे भारी किरण होती है। ठीक है ना, अल्फ़ा जो हमारी कण होते हैं, अल्फ़ा जो कण होते हैं वो सबसे भारी कण होते हैं, इस वजह से अल्फ़ा रे क्या होगी, सबसे भारी किरण होगी। अगर हम बात करें अल्फ़ा और बीटा किरणें तरंगे नहीं होती हैं ये। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो अल्फ़ा होती है और जो बीटा होती है ये क्या होती है, ये तरंगे नहीं होती हैं। ठीक है ना, ये वेव्स नहीं होती हैं। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, अल्फ़ा कण धनात्मक आवेशित होते हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अल्फ़ा कण कैसे होते हैं, धनात्मक आवेशित। अल्फ़ा कण कैसे होते हैं, धनात्मक आवेशित होते हैं। बीटा कण कैसे होते हैं, बीटा कण होते हैं ऋणात्मक आवेशित। ठीक है ना, इन दो चीज़ों को आपको याद रखना है। और जो हमारी गामा रे होती है वो तटस्थ रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है, मतलब स्थिर रहती है, ना वो धनात्मक होती ना वो ऋणात्मक होती है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब मैं 2-3 पॉइंट और आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको आपको नोट करते जाना है बिल्कुल। देखिए, एक अल्फा कण किससे मिलकर बनता है, तो एक अल्फा कण बनता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। 2 प्रोटॉन से और किससे, 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, किसने की थी प्रोटॉन की खोज, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक आपको पता है, प्रोटॉन आपको बताना है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और जो बीटा कण होती हैं वो उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो बीटा कण होती है ना वो मैक्सिमम एनर्जी वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज कितनी की थी ये मैं आपको बता देता हूँ, ई गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। देखिए, आपको मैंने एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस के बारे में बता दिया, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू, टाइफाइड या तो फिर प्लेग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्यूबरकुलोसिस, मतलब टीबी। टीबी की रोकथाम के लिए हम बीसीजी का टीका लगवाते हैं। ठीक है ना, अब बीसीजी का मतलब क्या होता है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जो बीसीजी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिल कैलमट गुएरिन। बेसिल कैलमट और गुएरिन होता है। ठीक है ना, ये इसको तपेदिक भी बोलते हैं हम। ठीक है ना, क्या बोलते हैं टीबी को, हम हिंदी में तपेदिक बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको नोट करते जाना है। ये जो टीबी रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। किसकी वजह से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, कोई भी इतने में दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आता है आप इससे रिलेटेड, तो आप मुझे इस, आपको बैच से रिलेटेड किसी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9993279747। ठीक है, अब हम थोड़े और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट्स की बात कर लें। तो जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, मतलब जैसे पोलियो, तो पोलियो में कौन सा हम टीका लगवाते हैं, हेपेटाइटिस में, हेपेटाइटिस बी में हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाया जाता है। पोलियो में ओरल पोलियो टीका लगवाते हैं, पोलियो टीका। और कौन सा एक होता है, ओरल पोलियो टीका। ठीक है, अगर हम बात करें खसरा जैसे और जर्मन खसरा, इन सब चीज़ों के लिए, तो इनके लिए हम लगवाते हैं MMR का टीका। किसका टीका लगवाते हैं, MMR का टीका लगवाते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर। चलिए, मैंने आपको कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो हमने अग्निवीर का बैच लॉन्च किया है, जिसकी फ़ीस हमने अब सिर्फ 1699 कर दी है। अगर आप इस बैच को लेंगे तो आपकी 100% गारंटी रहेगी सिलेक्शन की। अगर आपका सिलेक्शन उतने के बाद भी नहीं होगा तो हम आपकी फ़ीस आपको रिजल्ट वाले दिन पूरी रिफ़ंड कर देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। ठीक है,
बैच से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बैच आपको कहाँ मिलेगा? डिफेंस शिक्षा ऐप पर मिलेगा। आपको कूपन कोड डालना है होली30, जो कि अब 1699 में हो जाएगा, पहले 5000 में था। ठीक है, चलिए कैसे डाउनलोड करना है? आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से आपको इंस्टॉल करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है तो OTP आएगा एक, आपको OTP वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद तो आप कोर्सेस में जाएंगे ना, तो आपको कोर्स वो अग्निवीर वाला मिल जाएगा। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल वगैरह आप इसको मैं लिंक दे दूँगा, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम है इंडियन रोजगार ऑफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर, निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट ए नोबल गैस? हीलियम, ऑक्सीजन, ऑर्गन या तो फिर नियॉन। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो हमारी हीलियम, ऑर्गन और नियॉन है वो नोबल गैस है, लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन है ना वो नोबल गैस नहीं है। ठीक है, नोबल गैस के अंदर कौन कौन सी गैसेस आती हैं हम ये देख लेते हैं। तो नोबल गैस के अंदर आती है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन और रेडॉन। इतनी चीज़ें आती हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इसमें ऑक्सीजन आपको कहीं नहीं दिखा ना, मतलब वही क्या होगी? नोबल गैस होगी। नोबल गैस को हम अक्री गैस भी कहते हैं। ठीक है ना, इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको। चलिए अगर हम और थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो नोबल गैस का हमारा किस तत्व के समूह में होता है, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन से समूह में आती हैं ये, तो ये समूह नंबर 18 में आती हैं। कौन से समूह में आती हैं? समूह नंबर 18 से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस को हम क्या कहते हैं ये आपको तो मालूम ही होगा। लाफिंग गैस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? N2O होता है। ठीक है, इसे हास्य गैस या तो फिर लाफिंग गैस कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रंगहीन और गैर ज्वलनशील गैस है, मतलब इसका कोई कलर नहीं है और ये जलती भी नहीं है, मतलब इसमें फायर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें, देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बता देता हूँ, आपको ये 100% नोट करने हैं, यहीं से एग्ज़ाम में आएगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है कि जो जहरीली गैस होती है इसमें जले हुई माचिस जैसी गंध आती है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना वो प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी गतिविधि में मुक्त होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद करना है। लाफिंग गैस कौन सी है? N2O है। और हमने 2-3 फार्मूलाज देखे, कौन से? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को। H2SO4 किसे कहते हैं हम? H2SO4 कहते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को हम H2SO4 कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाता है? विच विटामिन स्ट्रेंथ्स द बोन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब जो विटामिन डी है। ऑप्शन नंबर बी मतलब विटामिन डी, बी में क्या है? डी है, मतलब विटामिन डी है। तो ये क्या होता है? इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। विटामिन डी में और क्या होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है हमारा रिकेट्स होता है। कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। और इसमें क्या होता है? कैल्शियम के अवशोषण को ये बढ़ावा देता है। विटामिन किसको बढ़ावा देता है? कैल्शियम के अवशोषण को। ठीक है, और हड्डियों में मजबूती प्रदान करता है। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी में क्या क्या होता है? तो विटामिन सी में ये भी हड्डियों को मजबूत प्रदान करता है और रक्त वाहिकाओं को भी मजबूत बनाता है। ठीक है, चलिए रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाता है। विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है? अगर हम विटामिन ए की बात करें तो इसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेटिनॉल के नाम से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। कौन सा होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई।
अब हम थोड़ी सी और एक पॉइंट और डिस्कस कर लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। विटामिन जो बी है वो जल में घुलनशील होता है, जल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है आपके एग्जाम में कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो जो विटामिन बी है वही आपका कौन सा है, जल में घुलनशील होता है। विटामिन जो बी है उसके 8 पार्ट हैं। अगर हम बात करें विटामिन बी को हम क्या कहते हैं, इसको आपको नोट करते जाना है कि कौन से विटामिन का क्या नाम है। तो विटामिन बी1 को हम कहते हैं थायमिन, विटामिन बी को हम कहते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 को हम कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। इसको आपको याद नहीं करना है, आपको बी1 और बी2 याद करना है। बी1 कौन सा है, थायमिन, और बी2 कौन सा है, राइबोफ्लेविन। और आपको बी6 याद कर लेना है। तो बी6 को हम क्या कहते हैं, बी6 को हम कहते हैं बायोटिन। क्या कहते हैं, बायोटिन। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस आपको प्रैक्टिस सेट में सभी क्वेश्चन मिलेंगे। पहले ये साइंस, जीके, मैथ्स भी है और रीजनिंग भी है, तो आपको लास्ट तक बने रहना है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन से संबंधित है। मतलब जो रक्त में हमारे हीमोग्लोबिन होता है किससे संबंधित है, वो सिल्वर से, आयरन से, कॉपर से, या तो फिर गोल्ड से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये तो आपको पता ही होगा, आयरन। आयरन होता है ना हमारे रक्त में। आयरन का जो रक्त होता है वो लाल रंग किस वजह से होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो हमारा मानव शरीर का लाल रंग है वो होता है। ठीक है, अगर हम आरबीसी में, ये जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, ये क्या करता है, ये जो आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन एक फ्यूज्ड प्रोटीन है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि हीमोग्लोबिन एक क्या है, फ्यूज्ड प्रोटीन है, जिसमें ग्लेबिन नामक प्रोटीन और आयरन पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, पहला तो ग्लेबिन पाया जाता है और दूसरा आयरन पाया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको रट गई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। निम्न में से किस धातु का प्रयोग स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किया जाता है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टीन, या तो फिर कॉपर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्रोमियम। क्रोमियम का यूज़ किसके लिए करते हैं, हम स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए जो स्टेनलेस स्टील होता है इसके संचारण भी इसका किया जा सकता है। मतलब इसका संचारण कहने का मतलब क्या है कि इसे हम जंग लगने से भी रोक सकते हैं। ठीक है ना। अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं, क्या है वो देख लेते हैं। देखिए पहला तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा हमारा कि कौन सी धातु किस किस चीज़ों से मिलकर बनती है। तो अगर हम पीतल की बात करें, आपको नोट करते जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पीतल हमारा जो बनता है वो तांबा और जस्ता से बनता है। किससे किससे, तांबा और जस्ता से। कांसा की बात करें तो कांसा किससे बनता है, तांबा से और टीन से बनता है। तांबा से और टीन से बनता है। स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें तो वो लोहे से, क्रोमियम से, निकल से और कार्बन से। लोहे से, क्रोमियम से, निकल से और किससे, कार्बन से। इन 3 चीज़ों से बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछ लेगा पीतल किससे मिलकर बनता है, तांबा किससे मिलकर बनता है, कांसा किससे मिलकर बनता है। ठीक है, ऐसा करके। अगर हम अब जर्मन सिल्वर की बात करें, जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बनता है, तो ये कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बनता है। कॉपर, जिंक और निकल। और अगर हम निकल स्टील की बात करें, निकल स्टील ये किससे मिलकर बनता है, तो ये आयरन से और निकल से मिलकर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारे आकाशीय पिंड हैं उनको देखने के लिए हम टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेलीस्कोप का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, आकाशीय पिंड को देखने के लिए। अगर हम बात करें बायोस्कोप, तो बायोस्कोप हम रियर व्यू मिरर को कहते हैं। जैसे जो गाड़ी होती है ना, एक पोर्टेबल गाड़ी होती है, गाड़ी के हिस्से रियर व्यू मिरर नहीं होगा इसमें। देखिए जो बायोस्कोप क्या होता है, ध्यान देखिए, बायोस्कोप क्या होता है, इसमें जो एक पोर्टेबल अक्सर जो पहियादार गाड़ी के हिस्से के रूप में देखने वाला उपकरण है। व्यूइंग होल्स को देखकर कई लोग एक साथ इमेज के सीक्वेंस को देख सकते हैं इसमें। ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि पेरिस्कोप क्या होता है, तो पेरिस्कोप का उपयोग हम किसकी, जो प्रिज्म वगैरह होती है ना, प्रिज्म
लेंस, इन सारी चीज़ों को प्रणाली इसमें उपयोग की जाती है। प्रिज्म, लेंस या दर्पण की एक प्रणाली को उपयोग किया जाता है इसमें। और अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप क्या काम करता है? माइक्रोस्कोप काम करता है आपका जो छोटी वस्तुएं होती हैं ना, उनको उनकी कोशिकाओं तक को ये देख सकता है, मतलब छोटे से छोटा करके ये देख सकता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। लेड पेंसिल में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड इन द मेकिंग लेड पेंसिल? माइका, ग्राफाइट, कार्बन या तो कोल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। ठीक है ना, ग्रेफाइट हमारा यूज़ किया जाता है जो किसके लिए? लेड पेंसिल के उपयोग के लिए। ठीक है, चलिए अगर हम थोड़ा सा बात करें तो ग्रेफाइट को हम और क्या क्या किस किस चीज़ में जान सकते हैं, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं 2 मिनट के लिए। देखिए, ग्रेफाइट का उपयोग किसके किसके लिए किया जाता है? पेंसिल के लेड में। ठीक है, दूसरी बात, हाई टेम्परेचर के जो स्नेहक होते हैं, उच्च तापमान के स्नेहक के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, और सेकंड पॉइंट ये हो गया उच्च तापमान के स्नेहक का रूप में। और तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट होता है हमारा परमाणु जो रिएक्टर होते हैं उनके न्यूट्रॉन के अवशोषक के रूप में। परमाणु रिएक्टर के जो हमारे न्यूक्लियस रिएक्टर होते हैं ना, उनके न्यूट्रॉन के अवशोषक के रूप में। चौथा पॉइंट हमारा किसके लिए किया जाता है? चौथा पॉइंट किया जाता है हमारा बैटरियों के इलेक्ट्रोड के रूप में। एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, बैटरी में 2 पॉइंट होते हैं ना, उसी में ये किया जाता है यूज़। किसके? बैटरी के इलेक्ट्रोड के रूप में भी इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? एटॉमिक सर्कल, एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक वॉल्यूम या एटॉमिक मास? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एटॉमिक नंबर्स। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी हमारी जो परमाणु संख्या पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? परमाणु संख्या पर आधारित थी। अच्छा, कुछ चीज़ें मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा, आपको एकदम कॉपी में लिख ही लेना है इसको। ठीक है, देखिए जो मेंडलीव की आवर्त सारणी होती है उसमें जब हम परमाणु द्रव्यमान को देखते हैं ना, तो ये बढ़ते क्रम में रहता है हमेशा। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको याद रखना है। आपसे ऐसा पूछेगा किस क्रम में होता है परमाणु द्रव्यमान, तो किस क्रम में होता है? बढ़ते हुए क्रम में होता है। दूसरी चीज़, आवर्त सारणी का जनक हम किसे कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मेंडलीव को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? मेंडलीव को ही कहते हैं। और राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है हमारा राज्यपाल। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज सन टेम्पल लोकेटेड? तो हमारे जो सूर्य मंदिर है वो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोणार्क उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के सीएम कौन हैं? वो हैं हमारे नवीन पटनायक जी। अभी हाल ही में देखिए, उड़ीसा में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया गया ना, और फुटबॉल भी एक बहुत बड़ा फुटबॉल का आयोजन हुआ है। तो कौन सा फुटबॉल का वो आयोजन हुआ है वो आपको बताना है, या तो होने वाला है कौन सा, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अब हम थोड़ा मंदिर और उसके प्रमुख शासक के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले अगर हम मंदिर की बात करें तो इसका उद्घाटन, ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, इसे किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने। किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम में। और अगर हम दूसरे मंदिर की बात करें, महाबलीपुरम मंदिर, महाबलीपुरम जो शहर है उसका निर्माण किसमें करवाया था? तो उसका निर्माण भी नरसिंहदेव प्रथम ने ही करवाया था। उसके बाद एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। ये कहाँ पर है? ये तंजौर में है। कहाँ है? तंजौर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था राजा राज प्रथम ने। ठीक है ना, आपको सब कुछ नोट करना है वीडियो को रोक करके। और लास्ट में हमारा विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, ये इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? धर्मपाल ने। पाल वंश के हैं ये। धर्मपाल किस वंश के हैं? पाल वंश के। किसकी स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया? तो इसके ऑप्शन है हमारे बाबर, अकबर, हुमायूं या औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बाबर। तो जो बाबर थे हमारे, उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी? मुगल साम्राज्य की। ठीक है ना,
अच्छा, नए धर्म दीन इलाही को किसने पेश किया? दीन इलाही जो नया, अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है? आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है इन सब चीज़ों को। पहले मैं आपको अकबर के बारे में बताऊंगा, फिर हुमायूं, फिर औरंगजेब, फिर बाबर, ठीक है? अकबर के बारे में हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट अकबर के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया? अकबर ने शुरू किया, ठीक है? मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? अकबर ने शुरू की। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अकबर ने किसको हराया था? हेमू को हराया था। किसको हराया था? हेमू को। कब हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? और जो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना है ना, उसे भी किसने बनाया था? उसे भी अकबर ने ही बनाया था। 4 पॉइंट कौन कौन से? दीन इलाही धर्म, मनसबदारी प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली, पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता था, और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पॉइंट। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध जीते? पहला तो उसने जीत लिया था चौसा का युद्ध, और उसने जीता था कन्नौज का युद्ध भी उसने जीता था। कन्नौज का, चौसा का 2 युद्ध जीता था उसने। हुमायूं ने शेरशाह सूरी के साथ 2 लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वो हार गया था बेचारा। ये जिसके बारे में हमने बताया ना कि जीता था, वो जीता नहीं था, वो हारा था, बेचारा हार गया था। दोनों युद्ध किससे लड़ा था? वो लड़ा था दोनों युद्ध अपने शेरशाह सूरी जी से, ग्रैंड ट्रंक रोड वाले, उनसे लड़ा था, ठीक है? तो हार गया था चौसा का और कन्नौज का युद्ध, ठीक है? इतने चीज क्लियर। और औरंगजेब की अगर हम बात करें, औरंगजेब तो क्या ही कहने औरंगजेब भाई साहब के। औरंगजेब की अगर हम बात करें तो आलमगीर की उपाधि किसे दी गई है? औरंगजेब जी की तो दी गई है। उन्होंने क्या किया था? मुगलों के बीच एकमात्र सीमा को हटा दिया, और गोलाकुंड बीजापुर, सबसे बड़ा गोल गुंबज कौन सा है? बीजापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है गोल गुंबज? बीजापुर में, सबसे बड़ा गुंबज है वो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अब। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की? हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा? ऑप्शंस रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, जयदेव, या तो बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। एक बंगाली थे ना बंगाली, लेकिन सारे जहाँ से अच्छा की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही की थी। किसने की थी? सारे जहाँ से अच्छा, इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी ना? की थी या नहीं की थी, आपको कमेंट में बताना है। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ इसके आगे के, ठीक है? पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे और जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ये दोनों क्या थे? ये कवि थे और पत्रकार भी थे, ठीक है ना? और आपको बताना है कि जो सारी जहाँ की रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने कि जयदेव ने कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने? तो ये तो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गई। चलिए मैं ही बता देता हूँ। कमेंट में आपको बताना है जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किस एशियाई देश की मुद्रा है? जो भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा रुपया जो है, किस मतलब जो रुपीज़ है वो किस एशियाई देश की मुद्रा है? और इनके अलावा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेपाल, ठीक है? केपी शर्मा ओली, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली हैं? नहीं है। कौन है आपको कमेंट में बताना। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, ये आपको बताना है कमेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स में कई बार आया है, ठीक है? ये केपी शर्मा ओली पहले के थे, अभी आपको बताना है कौन है। चलिए थोड़ा हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, भारत के अलावा नेपाल में और कौन कौन सी कंट्रीज़ में रुपीस चलता है? पाकिस्तान में, श्रीलंका में, मॉरिशस में, नेपाल में, सेशल्स में, इन जगहों पर क्या चलता है? रुपया चलता है। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशियन रुपीस चलता है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार क्यात चलता है, और भूटान की बात करें तो भूटान ग्लुंट्रम चलता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पवित्र ग्रंथ गीता की रचना किसने की थी? तो गीता की जो रचना की थी वो किसने की थी? वेद व्यास जी ने की थी, वाल्मीकि ने, कृष्ण ने, या कालिदास ने? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेद व्यास जी ने की थी, ठीक है? 13वीं शताब्दी में की थी। कब की थी? इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कब की थी, लेकिन आपको याद रखना है कि 13वीं शताब्दी में
उन्होंने रचना की थी। ठीक है, और अगर हम बात करें गुरु नानक देव जी की थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, कालिदास ने किसकी किसकी रचना की थी पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा। अभिज्ञान शाकुंतलम, नोट करते जाना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, इन तीन की रचना की थी कालिदास ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अब हम थोड़ा गुरु नानक देव जी के बारे में बात कर लेते हैं। जब इतने लोगों के बारे में बात कर लिए तो वो सिखों के पहले गुरु थे। कौन थे? गुरु नानक देव जी थे, और उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, और सिखों की स्थापना की थी सिख धर्म की, वो गुरु नानक देव जी ने ही की थी। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा? किसने कहा था? ऑप्शन हैं हमारे भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। इसमें से जो बाल हैं उन्होंने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इससे मैं लेकर रहूँगा। ठीक है अब हम थोड़े और जो स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे कथन है उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये कि जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, ठीक है ना, इनका नाम ऐसे ही नहीं है, इनकी और क्या क्या विशेषता हैं ये देख लेते हैं। इन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है, सबसे बड़ी विशेषता इनकी है पहली। इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? लोकमान्य तिलक जी को। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इन्होंने ही की थी। ठीक है, अब हम और जो हमारे वो हैं कथन उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था हमारे भगत सिंह जी ने, 8 मार्च को फांसी हुई थी। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसके द्वारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? जो तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का हमारा, उसमें जो मराठा थे वो किसके द्वारा हारे गए थे बेटा? तो उसका जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन में नहीं बताना। चलिए मैं ही बता देता हूँ, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। किसके द्वारा? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। अगर हम बात करें पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। तीसरा युद्ध कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, इतना तो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। पहला युद्ध किसके किसके बीच में हुआ पानीपत का? 1526 में बाबर और इब्राहिम के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और दूसरा वाला जो हमारा युद्ध हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हमारा हेमू जी क्या हो गए थे? हार गए थे। ठीक है, और अगर हम बात करें हल्दी घाटी का पहला युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने इस युद्ध में किसको हरा दिया था? पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने, तराइन के पहले युद्ध में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें भी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को फिर से हरा दिया था। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था मैंने आपको बता दिया, दूसरा युद्ध भी बता दिया, तीसरा भी मैं बता देता हूँ। आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती है, आप लोग नहीं बताएंगे। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। किसके किसके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, और मराठा इस युद्ध में हार गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर किससे हारे थे? अहमद शाह अब्दाली से हारे थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी करेंगे, अब थोड़ा काफ़ी कम टाइम बचा है हमारे पास। शिमला। शिमला होगा, क्या होगा? बताइए बताइए बताइए। शिमला होगा ना? चलिए बहुत बढ़िया। और हमारा हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी राजधानी है वो कौन सी है? धर्मशाला है। कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है? धर्मशाला है।
और अगर हम बात करें आधिकारिक भाषा कौन सी है, लैंग्वेज कौन सी है इसकी, स्टेट लैंग्वेज वो है हिंदी। ठीक है, अगर हम ऐसा कह सकते हैं, देखिए शिमला कौन सी वाली है कैपिटल, ग्रीष्मकालीन कैपिटल है। और जो धर्मशाला है वो शीतकालीन है, विंटर और समर कह सकते हैं आप। शीतकालीन कौन सी है, शिमला है, विंटर वाली। और ग्रीष्मकालीन कौन सी है, ग्रीष्मकालीन ही शिमला है, और शीतकालीन धर्मशाला है। अगर हम बात करें राजकीय पशु कौन सा है हिमाचल प्रदेश का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये है हिम तेंदुआ। कौन सा है, हिम तेंदुआ। और अगर राजकीय पेड़ की बात करें तो कौन सा है, वो है देवदार का पेड़। राजकीय पेड़ की बात करें तो कौन सा है, देवदार का पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण पुस्तक किसने लिखी थी, सूरदास, कालिदास, वेदव्यास, वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर होगा सूरदास। रामायण की रचना किए थे तुलसीदास किए थे कि कालिदास किए थे कि वाल्मीकि ने किया था, वाल्मीकि ने की थी बेटा। किसने की थी, वाल्मीकि ने की थी। ठीक है, वेदव्यास जी ने की थी कि कालिदास जी ने की थी कि सूरदास जी ने की थी। मैंने आपको पगलवा दिया होगा ना आज। इसका भी क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल बता देता हूँ। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। बहुत ये तो ईजी है यार, हलवा क्वेश्चन है, रामायण की रचना किसने की। ठीक है, आपको कमेंट बताना, मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। वेद व्यास कौन थे, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। वेद व्यास कौन थे, महाभारत की रचना की थी। उन्होंने वेदों और पुराणों के संकल्पकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और अगर कालिदास की बात करें तो कालिदास ने किसकी रचना की थी, बता दिया, महाविज्ञानमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। तुलसीदास ने रामचरितमानस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है, आईसीसी। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, कौन बताएगा। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, वो है दुबई में, मतलब यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। ठीक है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। और अगर हम बात करें आईसीसी की तो इसकी स्थापना कब हुई थी आईसीसी की स्थापना हुई थी हमारी 1909 में। कब हुई थी, 1909 में। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बार्कले हैं। कौन है, ग्रेग बार्कले। ठीक है, कोई भी दिक्कत, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आईसीसी का मुख्यालय है हमारा दुबई में, यूएई में, दुबई के यूएई में, दुबई शहर के यूएई में। हबीबी कम टू दुबई, देखा होगा ना आपने, वहीं पर है ये हमारा आईसीसी का वो। ठीक है, आईसीसी के अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया, ग्रेग बार्कले। ग्रेग देख लीजिए एक बार, ग्रेग बार्क और ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी अब 10 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड, तो कहाँ स्थित है ये, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ये स्थित है चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर या तो फिर मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर, बेंगलोर में है। क्या है बेंगलोर में, भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलोर में। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1909 में। कब हुई थी, 1909 में। किसके द्वारा हुई थी, जमशेद जी टाटा के सक्रिय समर्थन द्वारा। मतलब जो हमारे टाटा सन्स हैं उनके पिता के पिताजी जमशेद जी टाटा, उनके द्वारा हुई थी। अब हम थोड़े से और जो हमारे रिसर्च सेंटर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, वो है न्यू दिल्ली में। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान IARI, भारतीय कृषि, ये आपको नोट करते जाना है, मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, IARI, ये कहाँ है, ये भी नई दिल्ली में है। ठीक है, एम्स कहाँ है, ये भी नई दिल्ली में है। मतलब मुख्य संस्थान कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, और अगर हम बात करें इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार कौन सा है, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र या तो फिर अशोक चक्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र है जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, अगर हम बात करें अशोक चक्र की तो ये असैनिक काल पुरस्कार है, यह परमवीर चक्र के ही बराबर आता है। अशोक चक्र भी परमवीर चक्र के ही बराबर आता है। ठीक है ना, इतने में कोई भी दिक्कत। ये कब दिया जाता है, 2 बार दिया जाता है, गणतंत्र दिवस में और स्वतंत्रता दिवस में। साल भर में ये 2 बार दिए जाते हैं सारे प्रमुख वो क्या, ये जो पुरस्कार हैं ये दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 26 जनवरी 1950 से। परमवीर चक्र जैसे वो
परमवीरता के लिए दिया जाता है, मतलब बहुत अच्छा कोई काम करता है मरणोपरांत भी। यह जो चक्र है शौर्य चक्र की अगर हम बात करते हैं, चलिए ठीक है, शौर्य चक्र की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी भारतीय सैन्य सम्मान ही है जिसमें शत्रु के साथ सीधी कार्रवाई में ना भाग लेते हुए सम्मानित किया जाता है। कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र ही है। ठीक है, ये आंसर इसमें राइट आंसर होगा परमवीर चक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है, तो कामाख्या देवी मंदिर हमारा कहाँ है, कामाख्या देवी मंदिर है हमारा असम में। कहाँ है बेटा, असम में। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है, तो वेंकटेश्वर मंदिर है हमारा आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, सोमनाथ मंदिर है हमारा गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, कोई भी दिक्कत। खजुराहो मंदिर कहाँ है, खजुराहो मंदिर हमारा मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। कोई दिक्कत इतने में। चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। आज का हमारा लास्ट, ये जीके का सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, मार्क्सवाद का प्रमुख समर्थक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है कार्ल मार्क्स को। किसे, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे और राजनीति सिद्धांतकार भी थे। ठीक है, चलिए अब हम अपने सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, मतलब हमारा मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट की तरफ। चलिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है, वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा। मैं आपको इतने इजी तरीके से बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कब आपका पूरा टाइम निकल गया। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक गांव में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:3। यदि गांव में पुरुषों की संख्या 800 है तो महिलाओं की संख्या क्या होगी, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं ये देखते हैं। ठीक है ना, जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, 2 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं महिलाओं की संख्या एफ है, एफ को क्या कहते हैं, फीमेल कहते हैं ना, तो हम मान लेते हैं महिलाओं की संख्या एफ हमने मान ली। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात, मतलब पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है, 5:3 है। यदि पुरुषों की संख्या 800 है तो महिलाओं की संख्या पूछ रहा है। पुरुषों की संख्या 800 बटे महिलाओं की संख्या नहीं पता, इनका अनुपात कितना है, 5/3 अनुपात है। ठीक है कि नहीं है, ये ऐसे गुणा हो जाएगा, ये 8 3 कितना आ जाएगा 2400 बराबर 5F, 5F बराबर कितना आ जाएगा 2400, और जब ये F इधर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा बेटा 480। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखिए त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4π की वैल्यू कितनी है 22/7, r की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, एक 7 से एक 7 ये कट गया, ऊपर एक 7 बचा और ये 22 है, मतलब 88 × 7 कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा आंसर। ये किसका फॉर्मूला था, आपको नोट करना है, मैंने क्या कहा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ये, किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का योग 25 और उनका अंतर 13 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ एनी टू नंबर्स इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 13, फाइंड द टू नंबर्स। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं पहली संख्या हम x और दूसरी संख्या हमने क्या मान ली y, तो योग कितना है x + y बराबर 25 और माइनस में x - y बराबर कितना आ जाएगा, कहा योग कितना है इसका 25, तो उन संख्याओं का योग कर दिया। फिर कहता है अंतर, मतलब उनको घटाने पे कितना आना चाहिए 13। अब इसको हम जब सॉल्व कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 19 और y बराबर 6। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 10 15 16 का 8 10 15 16 और 20 का एलसीएम बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, 10 को 2 × 5
ठीक है। 16 को 2 गुणे 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 4 और 2 गुणे 4, 2 गुणे 2 गुणे 4 ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। और 20 को हम बराबर 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि विकल्प 4 हमारा क्या होगा, 240। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2 की घात 3 हम 8 को लिख सकते हैं, 8 को हम क्या कर सकते हैं, 2 की घात लिख सकते हैं, 10 को हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 8 को 2 की घात 8 को 2 की घात 3, 10 को हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इस तरह से अगर हम कॉमन देखें तो क्या क्या हमारे पास आया। और हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5। तो इस तरह से 240 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। कैसे राइट आंसर होगा, पहले एक हमने 24 उठा लिया, फिर उसके बाद एक हमने 3 उठा लिया, और उसके बाद जो कॉमन लिखा था 5 वो उठा लिया। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर 24 गुणे 3 गुणे 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, 240 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए राम किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, मोनू उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो वो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो इसको हमको कैसे बताना है, देखिए 3 दिन और 2 दिन, तो हम क्या कर देंगे, 3 + 2 इतने ही दिन कह रहा है ना, मतलब 5 इकाई दिन। कितने दिन कह रहा है कि राम 3 दिन में, मोहन 2 दिन में, मतलब दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 5 इकाई दिन हो जाएगा। तो एक साथ उन्हें पूरा करने में कितना समय लगेगा, 1 महीने में, क्योंकि 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 30, और पूरा समय क्या है 5, तो कितना आ जाएगा 30/5, मतलब कितने दिन में हो जाएगा वो, 6 दिन में। काट देंगे तो उसको क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कोई भी दिक्कत, ऐसे ही क्वेश्चंस हलवा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े, 10, 20, 30% की क्रमिक छूट निम्न में से किस छूट के बराबर है। क्रमिक छूट का क्वेश्चन है ये, तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे हम कर लेते हैं कि 100 माइनस, उसके बाद जैसे क्या कह रहा है कि 10, 20 और 30, मतलब 10 कब आएगा, जब हम 90 घटाएंगे, 20 कब आएगा, जब हम 80 घटाएंगे, 30 कब आएगा, जब हम 70 घटाएंगे। ऐसा ही होगा ना, 30 कब आएगा, जब हम 70 घटाएंगे। तो इसका जो एवरेज हो जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 100। इसको जब हम गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 माइनस 50.4 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 49.6। नहीं समझ में आया, देखिए 100, क्योंकि परसेंटेज को हम 100 में लिखते हैं, और क्योंकि हमें 10% है तो हम कितना घटा दें कि 10 आ जाए, 90 घटा दिया हमने। उसके बाद मल्टीप्लाई, कितना घटा दें कि 20, 80 आ गया, कितना घटा दें कि 30 हो जाए, 70 आ गया। उसके बाद ब्रैकेट बंद, ये सब मल्टीप्लाई में ही रहेंगे। इसको माइनस करने में कितना आ गया, 50.4, और उसके बाद 49.6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, जिसमें 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की औसत आयु क्या होगी। द एवरेज ऑफ 12 बॉयज in 10 years, out of which the average of 11 boys is 9 years. The average, find the 5 एवरेज ऑफ फर्स्ट 12th बॉय, मतलब पहले 12 लड़कों की हमें एवरेज बतानी है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 10 बराबर क्या है, सभी लड़कों का योग, आयु का योगफल बटे 12। हम कह सकते हैं 10 बराबर सभी लड़कों का आयु का योगफल बटे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जब हम आयु का योगफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दाम 120 हो जाएगा, तो आयु का योगफल कितना आ जाएगा, 120। उसी तरह से 11 लड़कों की अगर हम बात करें, औसत आयु 9 है, ठीक है। तो 11 लड़कों की आयु का योगफल कितना आ जाएगा, 11 गुणे 9 यानी 99। अब 120 में हम क्या कर देंगे, 99 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 21 वर्ष। यही हमारा क्या होगा आंसर,
ठीक है, तो ये था हमारा आज का पार्ट। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारा टेलीग्राम यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल के लिए इंडियन रोजगार ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के लिए इंडियन रोजगार। और आर्मी जीडी का सिलेक्शन बैच अगर आपको लेना है तो आप इस लिंक को क्लिक करके बैच ले सकते हैं। और अगर आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स, वाई ग्रुप, कोस्ट गार्ड, डीबी के लिए भी सिलेक्शन आपको 100% चाहिए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो हम आपकी फ़ीस वापस कर देंगे। तो उस बैच को अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।